सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि नए पदार्थ का निर्माण नए गुणों के साथ होता है। अर्थात आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नए गुणों के साथ होता है रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए कि अगर हम मैग्नीशियम के फीते को अगर गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो सफ़ेद पाउडर है वह प्राप्त होता है। तो यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो हमें हवा से मिलती है, ये अभिकारक और उत्पाद में जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बने। तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो निर्माण हुआ उसका गुण जो है वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से अलग है, अर्थात एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ, इसलिए यह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अब हम अपने दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण को देखते हैं। जैसे आप देखो, दूध से दही का बनना, भोजन का पकना, ईंधन में लकड़ी, कोयला, डीजल, पेट्रोल का जलना, लोहा में जंग लगना, फल पकाने में, श्वसन क्रिया में, ऐसे कई उदाहरण हैं जो रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप वो रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करते हैं। अर्थात इन सबों में आप देख सकते हो कि एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। कैसे कि जैसे दूध से दही बन गया, क्या पुनः दही से वो दूध बनेगा? नहीं। तो निश्चित रूप से यह रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हुआ, क्योंकि एक नए पदार्थ का नए गुणों के साथ निर्माण होता है। अब हम रासायनिक अभिक्रिया के गुण को देखते हैं। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया में के क्या क्या गुण होते हैं। तो कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें गैस बनते हैं, दूसरा जैसे है अवक्षेप का बनना, तीसरा है रंग में बदलाव, चौथा है तापमान में अंतर, पांचवा है अवस्था में परिवर्तन। अब हम यहाँ एक एक उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें गैस का निर्माण होता है। तो जैसे जिंक को जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। उसी तरह से अवक्षेप का बनना, तो जो पोटासियम आयोडाइड है उसको जब हम लेड नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो पीला अवक्षेप लेड आयोडाइड का और पोटासियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। तो यहाँ रंग में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। तापमान में अंतर का एक उदाहरण देखते हैं कि जैसे जो चूना है उसको जब हम जल से अभिक्रिया कराते हैं तो बुझा हुआ चूना जिसको स्लैग लाइम और उष्मा ये प्राप्त होता है। तो यहाँ तापमान में अंतर देखने को मिल रहा है। अवस्था में परिवर्तन, जैसे वैक्स जो ठोस अवस्था में होता है यानी कैंडल, उसको जब हम गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल यानी जो द्रव अवस्था में है उसका निर्माण होता है। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि जो ठोस अवस्था में था अभिकारक, जो उत्पाद में हमें देखने को मिल रहा है वो गैस और द्रव अवस्था में। तो इस प्रकार से अवस्था में भी परिवर्तन हुआ। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के गुण। अब हम समझते हैं रासायनिक समीकरण को, यानी केमिकल इक्वेशन कि रासायनिक समीकरण क्या है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसे समीकरण इसलिए कहा जाता है कि इसमें समता चिन्ह यानी बराबर का प्रयोग किया जाता है। जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल जो है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इसका निर्माण होता है। तो यहाँ जो समता चिन्ह है उसको एरो मार्क से निरूपित करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल है ये अभिकारक कहलाता है, और वहीं अभिक्रिया के पश्चात जो उत्पाद बन रहे हैं यानी जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ उत्पाद है। इस तरह से यानी अगर ये भी प्रश्न आता है कि अभिकारक क्या है, तो अभिकारक का अर्थ क्या हुआ कि जो अभिक्रिया में भाग लेता है।
तो यहाँ अभिक्रिया में क्या भाग ले रहा है, कौन कौन से तत्व और यौगिक भाग ले रहे हैं, तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, इसलिए यहाँ पे ये अभिकारक हैं। और वहीं अभिक्रिया के पश्चात जो नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है यानी जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस है वो उत्पाद है। तो अभिक्रिया के पश्चात नए पदार्थ का जो निर्माण हुआ वो क्या हुआ, उत्पाद। नेक्स्ट अब हम जो सीखेंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण है क्या। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान हो तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अर्थात जो अभिकारक है, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या जितनी है उतनी ही संख्या अगर उत्पाद की है तो वह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये बना ZnSO4 और हाइड्रोजन H2 गैस। तो अब जब हम समीकरण को संतुलित करेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जो इसमें अभिकारक है यानी यही जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल है जो अभिकारक है क्योंकि अभिक्रिया में भाग ले रहा है, और उत्पाद में यहाँ जो नए पदार्थ का निर्माण हुआ है वो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस है। तो अभिकारक जो है यानी जो लेफ्ट हैंड साइड जो LHS है इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, कौन कौन से तत्व है उसको देखेंगे। तो जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। उत्पाद में भी देखें परमाणुओं की संख्या, वही जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो रासायनिक समीकरण होते हैं जो तत्व अभिकारक में होते हैं वही तत्व उत्पाद में भी होते हैं। तो जब हम यहां संतुलित कर रहे हैं तो अब देखिए जिंक की संख्या क्या है, 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। उसी तरह उत्पाद में जब नए पदार्थ का निर्माण हुआ है तो जिंक 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। यानी लेफ्ट हैंड साइड जितने तत्व हैं उतने ही तत्व जो है राइट हैंड साइड है अभिकार। अब आप देखिए कि जो अभिकारक में तत्व की परमाणुओं की संख्या है जितनी वही संख्या उत्पाद में भी है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया कि जो समीकरण हमारा यहाँ पे अभी मैंने जो उदाहरण लिया है ये समीकरण संतुलित है यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्लियर है। दूसरा जो एक उदाहरण ले रहे हैं हम, जैसे H2 + O2 H2O। अब आप यहां देखिए तत्व क्या है, इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब हम ये देख रहे हैं जो अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तब देखिए दिखने से ही लग रहा है कि जितने जो परमाणु है LHS है उतने परमाणु RHS यानी उत्पाद में नहीं है। अब हम क्या करेंगे, संतुलित इसको कैसे करेंगे। तो यहां देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो अब जब भी हम समीकरण को संतुलित करेंगे तो जो संख्या का प्रयोग करेंगे वो ये जो उत्पाद है उसके पहले करेंगे। तो यहां जैसे 2 ऑक्सीजन है, अगर हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं तो देखो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। यानी अब तो ऑक्सीजन यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये 2 हो गए। लेकिन ये क्या देख रहे हैं कि 2 ऑक्सीजन, जैसे ही हमने यहाँ 2 रखा तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूनी 4, यानी ये कितने हो गए, 4। अब आप देखो कि अभी भी ये संतुलित है, नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, ऑक्सीजन 2 अभिकारक में और 2 उत्पाद में भी। हाइड्रोजन जो है अभिकारक में हुए 2 और उत्पाद में है 4। अब क्या करेंगे कि इसको भी तो हमको 4 करना होगा, क्योंकि यहां भी उत्पाद में RHS साइड में 4 हाइड्रोजन है, तो यहां पे हम 2 कर देंगे। तो 2 दूनी 4, यानी हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 4। अब आप देखें कि जितने परमाणुओं की संख्या अभिकारक में है उतने ही परमाणुओं की संख्या उत्पाद में है। तो इस प्रकार ये जो समीकरण यहाँ पे हुआ वो संतुलित समीकरण हुआ। तो इस प्रकार आपके अभ्यास में कई उदाहरण दिए हुए हैं, इस उदाहरण को अभ्यास से आप बना के परमाणु की संख्या को देखते हुए समीकरण को, रासायनिक समीकरण को संतुलित करें।